Hi everybody. Before we start discussing the answer writing approach, let me first tell you the reason behind recording this lecture. So हुआ ऐसा कि हमारा आर बी आई के लिए स्टडी ग्रुप जो है टेलीग्राम पे वो आप देख सकते हो यहाँ पे. सो इसमें हम हर वीक या कभी कभी वीक में 2 बार कोई क्वेश्चन देते हैं. सो अभी तक आई थिंक अराउंड 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं डिस्कस. तो हर क्वेश्चन में एक जो मैंने कॉमन चीज़ नोटिस की है वो ये कि स्टूडेंट्स टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं और वो काफ़ी डिटेल में रीड भी कर रहे हैं. मतलब आंसर रीड करके मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन में या आप ऐसे सोच लो कि जो नोट मेकिंग है उसमें उनका एफर्ट बहुत अच्छा है. प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि उन्होंने जो कुछ भी रीड किया होता है, जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को गूगल पे सर्च करूँ, राइट, तो मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे. अगर मैं उस हर आर्टिकल को रीड करके, स्पेशली वो जो कि थोड़ा रिसेंट है, अगर उसको रीड करके अपने नोट्स बना रहा हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, जो कि ठीक भी है क्योंकि इन दी एंड आपको ये नहीं पता कि किस वे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. बट एक्सटेंसिव नोट मेकिंग की एक आप ऐसे बोल सकते हो कि उसका जो सबसे बड़ा फॉल आउट है वो ये कि आप उसको, आपके पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आप उन सारे की फैक्ट्स को अपने आंसर में फिट इन करने के लिए इस वे में आंसर लिख देते हो कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन स्टेटमेंट की डिमांड है वहाँ से थोड़ा बहुत डेविएशन हो जाता है. तो इस लेक्चर का पूरा पर्पस यही रहेगा सिर्फ कि कैसे मैं आपको बता पाऊँ कि किसी एक टॉपिक पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको उस टॉपिक पे एक्चुअली में लिखना क्या है, ना कि ये कि आप रैंडम लिखना स्टार्ट कर दो, आपको जो भी याद आ रहा है. ठीक है. सो ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे. अब ये जो ग्रुप है जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, तो वहाँ पे मैं ऑफ कोर्स जब एक बार डेडलाइन ख़त्म होती है आपके आंसर को सबमिट करने की, तो वहाँ पे हम एक मॉडल आंसर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं आंसर लिखते टाइम. बट यहाँ से काफ़ी हद तक आइडिया आ जाता है कि आपको आंसर में लिखना क्या क्या है. ठीक है. उसमें इंक्लूडिंग जो वर्ड लिमिट है कि आप हर सेक्शन को कैसे 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 वहाँ पे अप्रोच करोगे. जैसे अगर मान लो कि कोई 600 वर्ड्स लिमिट अगर है किसी क्वेश्चन में, तो आइडियली होना ये चाहिए कि बल्क जो पार्ट है ना वो आपका जाना चाहिए बॉडी में, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है आंसर का जिसमें आपको डिटेल में अपनी नॉलेज शो करनी होती है. और जो क्वेश्चन लिखा गया है वहाँ पे, पूछा गया है आपसे रादर, तो उसके कीवर्ड्स को पिक करके और फिर आपको आंसर में कन्वर्ट करना होता है. मतलब ये वाला पार्ट आपका मेन है, राइट. तो इसलिए इसकी लिमिट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. इंट्रो थोड़ा सा आपको शॉर्ट रखना है. अच्छा, डिपेंड इस पे करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है. अगर क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि आपको किसी डेवलपमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप ये मान के चलो कि जो लास्ट वाला पार्ट होगा दैट इज़ कंक्लूजन, उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा. मतलब बॉडी में जो आपने आपने पॉइंट्स डाले हैं, ठीक है, आपने जो आर्गूमेंट वहाँ पे दी है, तो उन आर्गूमेंट्स का आपको फाइनली सेंस बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने पॉइंट को प्रूव कर पाओ. सो सपोज़ कि अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव सेंस में भी हो, कुछ नेगेटिव बातें भी बताएंगे आप कि कहाँ पे अभी भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है. अगर आप ये सारी बातें बता रहे हैं तो मतलब बॉडी में आपने क्या किया, आपने पहले उसकी प्रॉब्लम्स काउंट की, फिर आपने कुछ उसके पोटेंशियल जो मेजर्स लिए गए हैं अभी रिसेंटली, जिनमें अभी शायद रिजल्ट आना बाकी है, आपने उसके बारे में बताया. लास्ट में आप बताओगे कि ठीक है अभी तक की सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या एटलीस्ट उतनी अच्छी नहीं है जितना गवर्नमेंट बता रही है. ठीक है, क्योंकि आपके पास डेटा होगा उसको बैक करने के लिए जो कि आपने लिखा होगा बॉडी में. तो मतलब कंक्लूजन में बस आपको इसी को थोड़ा अच्छे वे में समराइज़ करना होता है, राइट. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ सकता है. लेकिन अगर क्वेश्चन इस बारे में है, सपोज़ कि कोई डेवलपमेंट हुई और आपको बस बोला गया है कि आप सिंपली क्या करो कि उसके डेवलपमेंट को लिस्ट डाउन करो, जितने भी की फैक्ट्स हैं वहाँ पे आपको सिंपली वो बताना है. तो अगर सिर्फ ये है तो कंक्लूजन में आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता कि आप उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी राइटअप लिखो. ठीक है, बहुत ही छोटे में काम चल जाएगा. तो डिपेंड करेगा इस बात पे. लेकिन मैं अगर सिर्फ आपको ये बताऊं कि वर्ड लिमिट का कैसे ध्यान रखना है, तो आप सिंपली ये मान के चलो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये दोनों को अगर आप एडअप करो तो ये 125 या 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. और इसके बाद का जो पूरा पोर्शन है वो आपका जाना चाहिए कहाँ पे, बॉडी में, राइट. ठीक है, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे.
तो मैंने क्या किया, टॉपिक हमने लिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक अभी रिपोर्ट पब्लिश की है, और आपको पता है कि रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, आरबीआई ग्रेड भी हो, चाहे अगर आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी का भी दे रहे होंगे एग्ज़ाम, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में रिपोर्ट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन को पूछे जाने का तरीका, नो डाउट, क्योंकि हर रिपोर्ट अलग होती है, हर रिपोर्ट में जो इशूज़ वहाँ पे एड्रेस किए जाते हैं, ये इशूज़ काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, बट क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका वो आपको एक लिमिट के बाद रिपीट होता हुआ दिखाई देगा फिर। तो जैसे अगर आप किसी भी किसी भी टॉपिक को अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 6-7 क्वेश्चन से ज़्यादा, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आपने अलग अलग तरीके से सेम टॉपिक को कवर कर लिया है, किसी एक टॉपिक को, तो आगे कोई भी रिपोर्ट आएगी तो आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत ही क्लियर रहेगी कि मुझे कैसे कैसे इसको कवर करना है। तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए हैं, ठीक है। अब चाहो तो वीडियो को पॉज करके कुछ टाइम के लिए एक बार सारे क्वेश्चन रीड कर लो, क्योंकि अगर आप रीड कर लोगे खुद से तो आपको बाद में बहुत आसानी होगी, आपको समझ में आएगा कि वीडियो में आखिर चल क्या रहा है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन देख लो, फिर हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब हम आते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ हम वहाँ पे हाईलाइट भी करेंगे जो हमें कीवर्ड्स लग रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और जिसपे कि हमारा आंसर बाद में डिसाइड होने वाला है कि हम लिखेंगे क्या। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि क्रिटिकली एनालाइज द मेजर हाईलाइट्स ऑफ द ILO's वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 24-26 अलॉन्ग विद डिस्कसिंग द रिलेवेंस ऑफ इट्स सेंट्रल थीम। ठीक है, अब यहाँ पे आप हाईलाइट करो पहले, आप यहाँ पे पहले ही इंडिकेट कर दो कि आंसर में आपको चाहिए क्या। तो एक तो सबसे पहले आपको हाईलाइट्स बतानी है। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान देना, पूरे क्वेश्चन में ये बात नहीं की गई है कि इसमें इंडिया स्पेसिफिक लिखना है या फिर वर्ल्ड स्पेसिफिक लिखना है, बट यहाँ से आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि आपको पहले बताना है ग्लोबल के जो ग्लोबल डेटा है उसके बारे में, और ब्रीफली आप वहाँ पे इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा बता दोगे कि कैसे जो ग्लोबल एवरेज है उस बेंचमार्क के अगेंस्ट इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। मतलब ये भी आपको थोड़ा बहुत बताना है। देन जो नेक्स्ट यहाँ पे कीवर्ड है जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसका जो सेंट्रल थीम है, क्योंकि हर रिपोर्ट का हर रिपोर्ट का हो सकता है ना हो, बट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे फ़ेज़ 2 की बात कर रहा हूँ। फ़ेज़ 1 में देखो कुछ भी आ सकता है, कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो बहुत ब्रॉड टॉपिक हो भी या ना हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पासपोर्ट की इंडेक्स आती है एक, हेनलीज़ की आती है, और भी कुछ है ऐसे। तो ये आपके फ़ेज़ 2 के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, फ़ेज़ 1 में फिर भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ वही रिपोर्ट और उसके बाद इंडाइसेस की बात करेंगे जो आपके फ़ेज़ 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फ़ेज़ 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो सबसे पहले ESI या फिर फिनांस, इसके किसी न किसी टॉपिक से डायरेक्ट उसकी लिंकेज होनी चाहिए। दूसरा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पब्लिश किया है वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको ये दूँ एग्जांपल, सपोज़ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है या फिर कोई प्राइवेट बैंक है। अब बैंकिंग सिस्टम में नो डाउट इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। लेकिन आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक के बेसिस पे नहीं चलेगी कभी। आपको ये सब फिल्टर दिमाग में लगाने हैं। तो RBI के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये कि जो खुद भी वो रिपोर्ट्स निकालती हैं, और RBI के बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, पता भी है आपको, वो आपके सिलेबस में लिखा भी होता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, उसके बाद IMF, और भी बहुत सारे UN एफिलिएटेड बॉडीज़ हो सकते हैं, जैसे WHO क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हेल्थ केयर से रिलेटेड डेटा या फिर रिपोर्ट्स निकालेगी, और जो हेल्थ केयर है वो आपके सोशल इशूज़ का पार्ट है, ठीक है। तो यानी सिलेबस से इसका डायरेक्ट लिंकेज भी हो गया, और आपको ये भी पता है कि WHO ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, UN बॉडी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे आज हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो निकालती है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे लेबर यूनियंस हो या लेबर पॉलिसीज़ हों, इंडिया में रिसेंटली लेबर रिफॉर्म्स हुए थे जो कि अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। आई थिंक 2020 या 21 में आया था ये, बट अभी भी ये फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये जो सारे इशूज़ हैं, ठीक है,
कि लेबर वेलफेयर को लेके क्या क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो अगेन ये आपके सिलेबस से लिंक्ड है, क्योंकि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट लेबर वेलफेयर भी आता है। जो प्रोडक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अलग अलग 4, उसमें एक लेबर भी होता है। तो मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिपोर्ट जो जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, तो सिलेबस से तो लिंकेज है ही, दूसरा ये यूएन बॉडी भी है। ओके, तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे मार्क कर ली कि आपको आपको अपने आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है, राइट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ के बारे में ये चीज़ के बारे में नहीं लिखना है कि लेबर वेलफेयर क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये सब बातें आपको नहीं लिखनी, ठीक है। आप स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आओ, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है आपको सीधे वहीं पे आना है। अच्छा, अब क्या है, हाईलाइट जो है ना वो हम लिखेंगे बॉडी में, लेकिन पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये रिपोर्ट है क्या, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना क्या क्या है। रिपोर्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। ठीक है, ये भी चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं होता तब तो ये आपको पक्का से यहाँ पे लिखना पड़ता। बट कोई बात नहीं, अभी भी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको बताना है इसका पर्पस, कि ये रिपोर्ट क्यों पब्लिश किया जाता है। अब थोड़ा बहुत तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि ये क्यों पब्लिश हो रहा है। और जो भी यूएन बॉडी है, आप देखना कि जब उनकी रिपोर्ट आती है तो वो एब्स्ट्रैक्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे वो लिख देते हैं कि इस रिपोर्ट का पर्पस क्या था, तो वो भी आपको पिक करना है यहाँ से। दूसरा, आपको इसके थीम के बारे में भी लिखना है। अब ये थीम जो है ना वो यहाँ पे आउटराइट वे में लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो कैसे सोशल वेलफेयर को या सोशल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि अगेन आप बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसके अभी इंट्रोडक्शन में हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे इस पर। तो आपको करना क्या है कि आपने जब एक बार पर्पस बता दिया तो आप सिंपली ये बताओ कि इस बार के रिपोर्ट में इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया गया है, लाइक इस चीज़ पे भी स्टडी हुई है कि कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज वो सोशल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगी। बस आप इतना लिख के छोड़ दो, इसको आपको अभी जस्टिफाई नहीं करना है कुछ भी, जैसा इसमें लिखा हुआ है, बस आप इंट्रोड्यूस करो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अब हम आते हैं बॉडी वाले पार्ट में। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो सबसे पहले क्योंकि आपसे हाइलाइट्स पूछी गई हैं तो आप उसको लिख दो। अब ये आप कैसे लिखोगे, 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये कि सबसे पहले आप लाइक फर्स्ट पार्ट में ग्लोबल एवरेजेस, ग्लोबल डेटा पॉइंट्स के बारे में लिख दो पूरा, उसी के जस्ट नीचे इंडिया स्पेसिफिक भी लिख दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करो कि कुछ ब्रॉड हेडिंग्स ढूंढ लो कि जैसे कि हेल्थ केयर में क्या हुआ है, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस में क्या हुआ है। ये रिपोर्ट आप डिटेल में रीड करना, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस किस हेडिंग्स में डेटा को डिवाइड किया गया है या फिर उसके बारे में बताया गया है। तो अब आप क्या करोगे, जो सेकंड तरीका है उसमें आप ब्रॉड हेडिंग्स डिसाइड करो कि क्या लेने हैं, और उसी हेडिंग के अंदर ग्लोबल एवरेज भी बता दो और इंडिया का डेटा भी बता दो। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आप सिंपली नंबर्स लिखोगे, आपको वो सेंटेंस के फॉर्म में लिखना होता है, राइट। तो सपोज अगर हम सिर्फ हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं और पहले वाले मेथड में जो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले ग्लोबल वो बताओ डेटा पॉइंट्स और उसके नीचे इंडियन डेटा पॉइंट्स बताओ अलग अलग। तो आपने ऊपर हेल्थ केयर का बताया, उसके नीचे आपने इंश्योरेंस का बताया, फिर पेंशन का बताया, ये सब कुछ हो गया। फिर आपने इंडिया वाला स्टार्ट किया, अगेन हेल्थ केयर का, इंश्योरेंस का, पेंशन का। तो होगा क्या कि आप सेम वर्ड्स बार बार लिख रहे हो, 2 बार आपने लिख दिया। ऑफकोर्स डेटा अलग है क्योंकि एक में हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, दूसरे में इंडिया की बात कर रहे हैं। बट इसका नुकसान क्या है कि वर्ड लिमिट जो है ना वो आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी और आप कुछ और नहीं लिख पाओगे अच्छे से। तो इसलिए बेटर ये है कि ब्रॉड हेडिंग्स आप पहले ही डिसाइड कर लो कि क्या क्या होगा। जैसे हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद हो सकता है कि एजुकेशन हो, उसके बाद इंश्योरेंस हो, पेंशन हो। उस ब्रॉड हेडिंग के अंदर आप एक ही साथ ग्लोबल और इंडिया का दोनों आप उसमें बता दो। इससे क्या होगा कि आपके वर्ड्स बच जाएंगे काफ़ी ज़्यादा और आप आगे फिर कुछ और भी लिख पाओगे। तो एक तो ये हो गया तरीका। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट पार्ट बॉडी का। सेकेंड पार्ट जो था जिसमें कि आपको जस्टिफाई करना था या फिर जो सेंट्रल थीम है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है थोड़ा कि ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है और ऑल ऑफ अ सडन इसके बारे में बात क्यों हो रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की तो जितने फैसेट्स हैं, मतलब ओवरऑल इकनॉमी के या फिर सोसाइटी के,
उन सबको क्लाइमेट चेंज या तो अफेक्ट ऑलरेडी कर रहा है या फिर आगे करने वाला है। कैसे? तो जैसे मान लो इंडिया में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, राइट? ये बात सबको पता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई हैं उसका है तो बहुत सारे, बट अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल पिक करूं तो आप देख रहे होगे कि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मान लो किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ड्रॉट का आना जो कि पहले नहीं आता था इतना, या फिर जहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होती थी वहाँ पे अब देखा जा रहा है कि हर साल फ्लड्स आ रहे हैं। तो इससे होता क्या है फिर कि जो वहाँ की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर होती हैं। अब जैसे मान लो अगर ड्रॉट है तो मतलब खेती नहीं हो पा रही है अच्छे से, तो फार्मर्स जिनकी इंडिया में पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी कम है वो फिर फर्दर डाउन जाएगी, और इसका इमीडिएट इम्पैक्ट उनके सोशल सिक्योरिटी कवर पे आता है, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा बचेंगे नहीं जो भी पहले थे, तो अब सरकार को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा बजट अमाउंट हर साल बढ़ रहा है, नो डाउट, बट उसके साथ साथ जो सोशल वेलफेयर वाले जो हमारे स्कीम्स हैं जिसमें आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को भी देख लो, वो सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है। ठीक है, जो भी हो उसके बारे में आपको बात करनी है। तो ये जस्टिफाई करना है कि क्यों सोशल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अब हमें क्लाइमेट चेंज को भी डिस्कस करना पड़ेगा, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको डिटेल में नहीं बताना है, मतलब कि आप फिर फर्दर बहुत अलग अलग हेडिंग्स में जाके अगर आप बताने लग जाओ तो हो सकता है कि आप इस आंसर को कंप्लीट ना कर पाओ, क्योंकि मेजर फोकस जो था इसका वो था हाईलाइट पे। अब इसके बारे में आप सीधे थोड़ा सा बता दो कि क्यों क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करना जरूरी है। दैट्स इट, हो गया ये। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन की बात करनी है, जो कि मैंने पहले बताया कि ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका कंक्लूजन क्या होने वाला है। ठीक है, सेम टॉपिक पे अगर मान लो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसका कंक्लूजन सेम नहीं हो सकता, सबका थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। तो अब आप अपने बॉडी में क्या बात की है, रिपोर्ट के हाईलाइट्स की, ठीक। उसके बाद आपने बात की है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। कंक्लूजन भी आपका इन्हीं सब कीवर्ड्स के अराउंड होना चाहिए, मतलब आप इसको समराइज़ कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको ये बता सकते हैं कि जो इस साल का डेटा है, राइट, जो भी आया हो, पहले तो आप ये बता दो कि ग्लोबली क्या कोई ऐसा ट्रेंड देखा गया है जिसमें किसी भी पैरामीटर पे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही हो। फिर आपने थोड़ी बहुत इंडिया के बारे में भी बात की है, तो आप उसको ये भी बताओ थोड़ा सा मतलब केस स्टडी बना के कि इंडिया जैसी कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे रिसोर्सेज का हमेशा क्रंच रहता है, इसके बाद भी हमने लगभग सारे पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो जो ग्लोबल इम्प्रूवमेंट का लेवल है, जो कि शायद हो सकता है परसेंटेज के पॉइंट में कम हो थोड़ा, तो आप इंडिया के हेल्प से दिखाओ कि जब इंडिया अचीव कर सकता है तो बाकी के कंट्रीज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपने इसको बहुत एप्ट वे में आपने इसको कंक्लूड कर दिया कि आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक रिमार्क दे रहे हैं कि जब इंडिया कर सकता है, तो जैसे मान लो कि कोई अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर रिसोर्सेज इंडिया से भी कम है, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा यूज़ केस हो जाएगा कि ठीक है हमने किया है तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ये टारगेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा। अब जो बॉडी का सेकेंड पार्ट था क्लाइमेट चेंज, अब आप उसको भी यहाँ पे फिट इन करो। आप ये बताओ कि अगर कंट्रीज़ यहाँ से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी फैक्टर इन करती हैं सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने में, तो फिर आगे इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा दिखेगा। जो अभी का डेटा है उसके मुकाबले और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वहाँ पे दिखेगी। बस यहाँ पे आके आंसर ख़त्म कर देना, ये हो गया। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा गया इसमें, और एक्स्ट्रा जो भी बातें आप बता रहे हो वो ऐसा आपको लिखते समय लग रहा है कि हाँ ठीक है मैंने लिखा है बहुत कुछ जो कि शायद पूछा भी नहीं गया था, मैंने ज़्यादा डायमेंसन कवर किए हैं। बट डायमेंसन कवर करना इसको नहीं बोलते। डायमेंसन उस वे में कवर किया जाता है जो आपके क्वेश्चन के कीवर्ड से लिंक्ड हो, ठीक है, उससे रिलेटेड हो। इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे पूछा नहीं गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो अगेन दूसरे वे में पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है दिया हुआ। ठीक है, द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट राइज इन इंडिया सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये क्लियर हुआ कि ठीक है इंडिया के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। सेकेंड है यहाँ पे जहाँ से एक्चुअली में क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द की ग्लोबल ट्रेंड्स इन सोशल प्रोटेक्शन कवरेज एंड एक्सपेंडिचर एज हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट विद इंडियाज परफॉर्मेंस। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे क्या करना है मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहले तो आप रिपोर्ट का ओवरव्यू दोगे कि अब जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है कि किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, राइट, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अगेन इसको एक लाइन में ख़त्म कर देना आप, मतलब कुछ ऐसे आप लिख सकते हो कि द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 कॉमा पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉमा, उसके बाद आप इसके पर्पस के बारे में बता दो। तो क्या होगा, एक लाइन में ही आपने लगभग सारी चीज़ें बता दी। अब आप ये लिखो कि इंडिया ने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि इसी के बारे में आपको यहाँ पे आप लिखने जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा करके बता दो बस अब। ठीक है, ये हो गया। अब आप आओ इसके मेन पार्ट में, बॉडी में। यहाँ पे क्या करना है कि जो चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कुछ वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा तरीका अलग होगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि पहले आप वर्ल्ड का बता दो, फिर आप इंडिया का बताओ, ये आपके ऊपर है। इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा सूटेबल ये होगा कि आप दोनों को एक साथ लेके चलो, मतलब कि ब्रॉड हेडिंग आप पहले दे दो और सब में आपको कंपेयर करना है ग्लोबल डेटा को इंडिया के साथ। ठीक है, तो मान लो कि फर्स्ट वाला हो गया हेल्थ केयर से रिलेटेड, सेकेंड मान लो पेंशन का हो गया, थर्ड मान लो आप बता रहे हो इंश्योरेंस के बारे में, फिर आपने बता दिया मान लो किसके बारे में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऐसे ऐसे करके आप ले सकते हो अलग अलग डायमेंशन इसका, और हर पैरामीटर पे मतलब जो जो इस रिपोर्ट में डिस्कस हुआ है, मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर है। एक बार पहले रिपोर्ट को अच्छे से रीड कर लो, वहाँ से आइडियाज़ आएंगे कि मुझे क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है। ये आपने बता दिया, ठीक है। अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था। आगे जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी हम ये कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बट अभी के लिए ये बहुत ही सिंपल था, तो इसलिए काफ़ी आसान होगा आपके लिए कवर करना है इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपको कंपेयर करना है उसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे बोला क्या गया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। आपको बेसिकली हर पैरामीटर पे ये बताना है कि जैसे हेल्थ केयर है उसमें ग्लोबल एवरेज क्या है, उसमें इंडिया का क्या है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि लास्ट रिपोर्ट जो हुई है पब्लिश, ठीक है, या आई मीन ये रिपोर्ट ना भी तो कुछ और सही, तो आपको उसके बारे में बताना है कि कैसे इंडिया ने जो लास्ट रिपोर्ट हुई है पब्लिश वहाँ से कैसा परफॉर्म किया है। अभी क्या ऐसा था कि हम पहले ग्लोबल एवरेज से बहुत नीचे थे, बट इस बार की रिपोर्ट में हमने उनको बीट किया है। कुछ ऐसी बातें अगर हैं तो वो आपको हाईलाइट करनी है वहाँ, वो आपको अच्छे से बताना है, राइट। क्योंकि आपसे यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि आप कंपेयर तो करो ही करो, जो स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं, ठीक है, या फिर जो जो वैसे डेटा पॉइंट्स हैं जो बहुत यूनिक हैं, या फिर जिससे ये आइडिया लगता है कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म किया है, वो आपको हाईलाइट करना है बहुत अच्छे तरीके से। इस बात का ध्यान रखना। अगेन इसको आप समराइज़ कर देना, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था उसी वे में इसको भी समराइज़ करना है आपको। ठीक है, तो अभी तक के दो क्वेश्चन थोड़े से सिमिलर थे, बस हल्का सा उसमें ट्विक था। अब ये आता है क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा डिफरेंट लिखना पड़ेगा। इसको आप रीड करना। बोला यह गया है कि वाइल द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट हाईलाइट्स इंडियाज अचीवमेंट इन डबलिंग इट्स सोशल प्रोटेक्शन कवरेज टू 48.8%, इंडियन ऑथोरिटीज सजेस्ट दिस फिगर इज एन अंडर एस्टिमेशन। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लो। डिस्कस द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट कंसर्निंग इंडिया एंड क्रिटिकली एग्जामिन द रीजन्स वाई द रिपोर्टेड कवरेज might not fully capture India's social security landscape considering aspects like ठीक है जो भी है आगे कि बहुत सारे स्टेट ने भी अपने अपने एंड से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जो कि इसमें फैक्टर इन नहीं किया गया। ये क्वेश्चन रीड करने के बाद, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल्ड भी है तो आपको काफ़ी लंबा लग रहा होगा, मतलब ये यहाँ पे इंक्लूड करने का मेरा पर्पस यही था कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ऑब्वियसली एग्ज़ाम में थोड़ा सा शॉर्ट हो गई है, लेकिन आपको ये रीड करके समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना ये पड़ेगा इसमें, जैसे यहाँ पे मान लो नंबर लिखा हुआ है, तो एक्चुअल जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो नंबर यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं लिखा होगा। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना रहेगा, अगेन एक ही लाइन में रिपोर्ट के बारे में ओवरव्यू, ये दो तीन लाइन में नहीं करना है इसको, एक सिंगल सेंटेंस में आपको ख़त्म करना है। रिपोर्ट है क्या, पब्लिश करने का पर्पज़ क्या है और किसने रिपोर्ट को पब्लिश किया है। उसके बाद
आप यहाँ पे लिखो अगेन, आपके इंट्रोडक्शन को मतलब लिखने का पर्पस ये होना चाहिए कि आप आगे आने वाले सारे पॉइंट्स के लिए एक थोड़ा सा रोड मैप क्रिएट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सारी बातें नहीं लिखनी होती, बस आपको ये बताना होता है कि आप किस टॉपिक को आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो अब आपको बताना क्या है, ठीक है, कि एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया हैज़ आउट परफॉर्म्ड वेरियस कंट्रीज, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपने मान लो लिख दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि इंडियन गवर्नमेंट इससे भी सर्टिफाइड नहीं है, मतलब उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे रिपोर्ट की गई है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है, क्योंकि आप इसको अभी यहाँ पे जस्टिफाई या फिर वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, वैलिडेट आपको बाद में करना है, बट यहाँ पे लाके छोड़ दो। नेक्स्ट आता है हमारा, जहाँ पे आपको एक्चुअली में बातें करनी है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? अगेन बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आपने इसका 2 पार्ट बना लिया और फर्स्ट पार्ट में आपने सिंपली बता दिया कि अलग अलग जो हमारे डोमेन्स हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के जो हमारे अलग अलग डोमेन्स हैं उसमें इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है, डेटा पॉइंट के साथ आपने मान लो उसमें बता दिया। सेकेंड पार्ट ऐसा है कि वो जो ब्रॉड डोमेन्स थे आपने उसी में बता दिया कि क्यों इस डोमेन में लग रहा है गवर्नमेंट को कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उतनी रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो याद करो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कुछ वैसे ही यहाँ पे भी सिनेरियो बन रहा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो ब्रॉड हेडिंग्स बना रहे हैं उसी में आप डेटा को भी बता दो और ये भी बता दो कि क्यों गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर चीज़ में डोमेन में हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा थी, ठीक है। तो होगा क्या कि गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म और उसके पहले वो डेटा पॉइंट जो कि एक्चुअल में रिपोर्टेड है वो दोनों एक ही साथ आ जाएगा हर छोटे टॉपिक के लिए। इससे क्या होगा कि जो आंसर्स आपका इवेलुएट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है ये जज करने में कि आप क्वेश्चन के डिमांड को मीट कर पाए हैं या नहीं। अगर आप इसको अलग अलग लिखने जा रहे हैं उससे क्या नुकसान होता है कि ना बार बार मतलब ऐसे बैक एंड फोर्थ जाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे सोच के देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस इनको चेक करने होते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए ओवरऑल आई मीन जो आंसर का असेसमेंट का काम है वो आप मुश्किल मत बनाओ, आप उसको जितना ईजी रखोगे आपके नंबर्स फिर उतने ही ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन का पार्ट। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना, आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि कई सारे ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं या ऐसे भी इंडेक्स हैं, जैसे अगर हम बात करें फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, खास करके वैसे इंडेक्स या रिपोर्ट जो कि या तो यूएस फंडेड होता है या फिर वैसे एनजीओ के थ्रू फंडेड होता है जिनके बारे में एक नोन फैक्ट है कि वो इंडिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं हमेशा, ठीक है। वो कभी भी इंडिया को एक अच्छे लाइट में वो दिखा नहीं सकते। यहाँ पे मेरा बायस नहीं है, बट अगर आप उनके रिसर्च के मेथड को देखो, ठीक है, 150 200 या चलो 1000 इतने लोगों से बात करके, और आपने बात किया है, आपने ये भी नहीं बताया कि आपने जिन लोगों से डेटा कलेक्ट किया है उनकी खुद की लाइक क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो इकोनॉमिस्ट हैं, क्या वो एक्टिविस्ट हैं, क्या हैं, नहीं पता, ठीक है। या क्या उन्होंने खुद कोई रिसर्च रिपोर्ट अभी तक कोई भी लाइक क्या वो पीएचडी में या तो हैं या फिर उनका डॉक्टरेट उस टॉपिक में ख़त्म हो गया हो। या आप रैंडम किसी को ढूंढ के अगर आप उसका व्यू पॉइंट आप पूछ रहे हैं और उसके बेसिस पे आपने रिपोर्ट बना दी जिसको आप ग्लोबली हर जगह प्रमोट भी कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे रिपोर्ट में बायसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि होता भी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रिपोर्ट को कम्प्लीटली नेगलेक्ट करती है और डिसमिस करती है। पीआईबी में बहुत बार इसके बारे में आता भी है, ठीक है। लेकिन जो यूएन एफिलिएटेड बॉडीज़ हैं उनके रिपोर्ट में फिर भी बायसेस बहुत कम होती हैं। उनका बायस किसी और नेचर का हो सकता है, जो कि इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या है वो। तो WHO हो गया या फिर ILO है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है मेन कि इनकी जो अब जैसे मान लो इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। इसमें एक तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के एफर्ट्स होते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अपना अलग से होता है एफर्ट। तो किसी ग्लोबल बॉडी के लिए ये सारी चीज़ें असेस करना और उसके बेसिस पे लाइक उसको रिफ्लेक्ट करना अपने रिपोर्ट में, ये हम मान सकते हैं कि उनके एंड पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है शायद। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि वो नेगलेक्ट कर दें या फिर छोड़ दें,
अब इससे होगा क्या कि जो क्वांटम दिखता है हमें, लाइक जो डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, वो हो सकता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट को उन्होंने छोड़ दिया हो और जो हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो वहाँ पे कैप्चर नहीं हो पा रही हो। तो आप देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, और ये जानबूझ के मैंने इसी वे में इसको फ्रेम किया था। यहाँ पे लिखा जरूर है, ठीक है, कि इंडिया की अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी पैरामीटर पे सपोज़ कि आपकी अचीवमेंट ऐसी रही है कि जो पहले का नंबर था अब उसका डबल हो गया है इसमें फेवरेबल डायरेक्शन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट किया जा रहा है, ऑब्वियसली इस चीज़ को यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया जा रहा है कि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम ये है बस कि इंडियन अथॉरिटीज़ को यानी गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हमारा जो यहाँ पे आना चाहिए था डेटा वो नहीं आ पाया। तो मतलब गवर्नमेंट इस रिपोर्ट के अगेंस्ट नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप यहाँ पे ये सब बातें नहीं ले सकते कि हाँ वो लाइक हमारे कंट्री के खिलाफ जो है ना कोई नैरेटिव चलता है उस पर मीडिया पे, या फिर जो ग्लोबल मीडिया है खास करके वहाँ पे कोई नैरेटिव चल रहा है। आप ये सब बातें नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने कहीं भी नहीं बोला है कि हम रिपोर्ट के मेथड से अग्री नहीं करते हैं। उन्होंने बस ये बोला है कि इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सकता था। ये डिफरेंस दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत सपोज़ कि डिसएग्री किया है कुछ एक्सटेंट तक, तो उसके बारे में वो बताएंगे भी कि क्यों उनको ऐसा लग रहा है। वो आप न्यूज़पेपर रीड करोगे उससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जीए के जो नोट्स होते हैं या फिर जो संपूर्ण है इसमें इतना स्कोप नहीं होता कि हम आई मीन इसको अगर मैं ऐसे बताऊं कि क्वालिटेटिव वे में पूरा इवेलुएट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें आपको खुद से भी एफर्ट देना पड़ेगा। ये सब आर्टिकल्स आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसके आ जाएंगे कहाँ पे, कंक्लूजन पार्ट पे। कंक्लूजन में अगेन जो हमने लिख रखा है उसी को हमें समराइज़ करना है, राइट। तो आपने इसमें क्या किया, आपने ये बताया कि इंडिया ने किस किस पैरामीटर पे बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। बट आप ये बताओ कि गवर्नमेंट को लग रहा है अगर कि ये डेटा जो रिकॉर्डेड है रिपोर्ट में ये और भी बेटर हो सकते थे अगर उन्होंने ढंग से स्टडी की होती, तो आप फिर यहाँ पे बता सकते हो कि तब हमें क्या करना चाहिए ऐसा, ठीक है, कि जो हमारा ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा विजिबल हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे बता सकते हो खुद से, सपोज़ कि कोई और भी रिपोर्ट अगर आई है या तो नीति आयोग की हो या जो भी अपना कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ये सब है, उनके रिपोर्ट में जहाँ भी दिखे आपको कि जो हमारा डेवलपमेंट का इंडिकेटर है वो बहुत हद तक स्टैग्नेंट है अभी रिसेंटली 2-3 साल में, वहाँ से आप डेटा पिक करो और ये बताओ कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो सकता है कि अनजस्ट ना हो, लेकिन शायद ये परफॉर्मेंस उतनी भी रॉबस्ट नहीं है कि हम उसके बेसिस पे ये बोल पाएँ कि आईएलओ के रिपोर्ट में और जो हमारा ग्राउंड नंबर है उसमें कोई बहुत ज़्यादा गैप है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको दोनों साइड में लेके जा सकते हैं, लेकिन डेटा पॉइंट वैसा होना चाहिए क्रेडिबल कि आप उसके बेसिस पे बता पाओ कि गवर्नमेंट की थोड़ी सी गलती है या फिर सच में आईएलओ ने मिस किया है बहुत बड़ा पार्ट। ये आपके ऊपर है, जैसा आपके पास डेटा पॉइंट रहे उस हिसाब से आंसर को लेके जाना। इसमें सही या गलत ऐसा कुछ नहीं होता, आपके आंसर पे डिपेंड करेगा। अब हम लास्ट पे आते हैं। ओके सॉरी, लास्ट नहीं है, फोर्थ है ये बहुत ही सिंपल वे में पूछा गया आपसे। क्या, एक तो सबसे पहले बता दिया गया कि इंडिया के परफॉर्मेंस को एग्जामिन करना है आपको, मतलब कि यहाँ पे एग्जामिन का मतलब ये है कि आप सिर्फ नंबर लिख के नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सबसे पहले इंट्रो में रिपोर्ट के बारे में वही सिंगल सेंटेंस है जिसमें आप तीनों चीज़ों को इंक्लूड करोगे। थोड़ा सा बताओ कि इंडिया के लिए ये रिपोर्ट अच्छा क्यों रहा है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कवरेज डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट 48 पॉइंट शायद 8% था ऐसे कुछ, तो ये इसके बारे में आप बता दोगे। अब आप आओगे उसको एग्जामिन करने में, तो एग्जामिन कैसे करते हैं उसका भी हिंट आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि ये जो अलग अलग इंडिकेटर्स पे या फिर अलग अलग पैरामीटर्स पे जो हमारी प्रोग्रेस हुई है उसके लिए कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको क्या करना है, हेल्थ केयर का बनाओ, उसमें बताओ कि एक्चुअली में हमारी क्या अभी फ़िलहाल की परफॉर्मेंस है, और हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे कि मान लो प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना या ओवरऑल आयुष्मान भारत के बारे में आप बताओ कि कैसे इसमें मल्टीपल फैसेट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसे अगर आप जन आरोग्य योजना की बात कर रहे हैं तो जो हेल्थ केयर का एक्सपेंस होता है तो उसको थोड़ा एड्रेस करने के लिए ये वाली स्कीम निकाली गई। उसके बाद
इसमें आयुष्मान भारत का ही एक पार्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आपको ये बताना है कि कैसे डीपीआई को हेल्थ केयर में इंटीग्रेट किया जा रहा है। फिर आप थोड़ा सा ये बता सकते हो कि चलो ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, उसके साथ साथ जो फिजिकल इंफ्रा है वहाँ पे काम करने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत का एक और कंपोनेंट निकाला जिसको बोलते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मिशन। तो ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है कि कैसे जो हेल्थ केयर में हमने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखी है, तो उसके क्या अंडरलाइंग रीजन्स हो सकते हैं। अगेन उसके बाद इंश्योरेंस है, उसके बाद पेंशन है। पेंशन में आप ये बताओ कि जब हम बात कर रहे हो सोशल सिक्योरिटी की, तो वैसे लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके पास मान लो कि सैलरी नहीं है, जिनकी जो सैलरीड उसमें काम नहीं करते, उनकी इनकम फिक्स नहीं होती, तो ऐसे लोगों को भी एक सस्टेन्ड लाइवलीहुड मिलती रहे बाद में, खास करके उस एज में। हालांकि अगर आप ऐसे बात करो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग रिटायर्ड नहीं होते, मतलब ये 60-65 ईयर्स का कोई एज का वो नहीं होता, लिमिट नहीं होता। लेकिन बायोलॉजिकली आप इतना समझ सकते हो कि एक एज के बाद लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट चाह के भी नहीं कर पाते, तो उस एज में भी उनकी इनकम होती रहे, इसलिए सरकार ने अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये स्कीम लॉन्च किया। आई थिंक 2015 में हुआ था। तो आपको ये सब बातें बतानी पड़ेंगी वहाँ पे इस वे में। फिर लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ आपने बॉडी में क्या क्या लिखा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ये बता सकते हो कि अगर किसी पैरामीटर पे अगर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है जितना कि बाकी सारे पैरामीटर्स का है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि कैसे इस पार्टिकुलर फील्ड में गवर्नमेंट और थोड़ा सा कर सकती है, कोई नया स्कीम लेके आ सकती है, या फिर अगर सरकार ने उसके लिए रिसेंटली 1-2 साल पहले कोई स्कीम लाई है अगर, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करो कि सिंस ये स्कीम बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है तो इसका इम्पैक्ट अभी ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, बट हो सकता है कि नेक्स्ट जो ये रिपोर्ट आए उसमें इसके भी फैक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। राइट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अब तक हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है कि कैसे क्वेश्चन के कीवर्ड पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे कैसे लिखने वाले हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन वैसे आपको पढ़ के सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन लिखने का तरीका वो थोड़ा सा वेरी करेगा। इसमें क्या है कि आपको डिफरेंट वर्टिकल्स बताने हैं, वर्टिकल्स पे इंडिया की क्या प्रोग्रेस रही है वो आपको बताना है, और आपको फिर ये बताना है लास्ट में कि इसमें बताना है इवेलुएट द इफेक्टिवनेस एंड रीच ऑफ दीज मेजर्स इन मूविंग टूवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग इसलिए है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वर्टिकल्स। मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप थोड़ा इसको ना डिटेल में करोगे, जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे ये रहेगा कि आप यहाँ पे अब सोशल सिक्योरिटी को थोड़ा सा डिफाइन करो, जो कि हमने पहले के क्वेश्चन में नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ना तो गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, ना यहाँ पे स्कीम्स की बात हो रही है, कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही। आपको सिंपली क्या करना है कि अलग अलग वर्टिकल्स में दिखाना है कि हम मतलब इंडिया ने कितना यहाँ पे प्रोग्रेस कर लिया है। तो आप इंट्रोडक्शन में इसको डिफाइन करो और बताओ कि इसके कितने वर्टिकल्स हो सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की, हेल्थ केयर, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस, पेंशन, मैटरनल केयर, चाइल्ड केयर। आपको ऐसे अलग अलग वर्टिकल बनाने पड़ेंगे। अब आप वो कैसे बनाते हो आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको 4 या 5 पॉइंट्स दे दूं तो वही सही है बाकी गलत है, वैसा नहीं होता। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। इस वे में आप इसको बता दो और लास्ट में अगेन इसको कंक्लूड कर देना। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि क्योंकि टॉपिक सेम है तो जो कंटेंट आप लिख रहे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, मतलब कि ये जो हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, घुमा फिरा के हम वही बातें कर रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। जहाँ पे बहुत ही एक्सप्लिसिट वे में लिखा गया है कि गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को आपको जस्टिफाई करना है, या फिर उसके अगेंस्ट में भी अगर आप बोलना चाह रहे हो तो भी आप लिख दो, जिस टाइप का डेटा पॉइंट आपके पास है। तो इस टाइप से अगर कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड वहाँ पे ऐड हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपके क्वेश्चन के, आपके आंसर के नेचर को चेंज कर देगा वो थोड़ा। तो बस इसका ध्यान रखना है, जैसा पूछा गया है वैसा बताओ, उसी वे में बताओ, ताकि आंसर देख के समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, आपने क्वेश्चन के डिमांड को मीट किया है।
इसमें फिर भी थोड़ा आई मीन स्कोप कम था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें शायद 5 क्वेश्चन से ज़्यादा बन पाएँ, ठीक है। तो या तो आप ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, या फिर आप लिखना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप लिखोगे तो इन सब बातों का ध्यान रखना थोड़ा बस, ठीक है। और मान लो कि आप अगर हमारे साथ इनरोल्ड हो तब तो कोई बात नहीं, हम आपके आंसर्स को देखेंगे। अगर आपने कोई और भी कोर्स ले रखा है तो वहाँ पे भी जो आपको फीडबैक दिया जा रहा है क्वेश्चन पे, आई मीन आपके आंसर पे जो आपको फीडबैक दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। कई बार ना वो बहुत ही जेनरिक सा लगता है कि हाँ ठीक है, शायद मैंने कुछ आई मीन अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं या फिर डेटा पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं, तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे शायद उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और इसलिए मेरे मार्क्स काटे गए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ लिख दिया है, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है, काफ़ी मैंने वो सब वहाँ पे फैक्ट्स भी इंक्लूड किए हैं जो कि शायद कोई और नहीं लिखता, लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स ज़्यादा नहीं मिला है। तो बहुत जगह ये भी कारण होता है कि आप शायद डेविएट कर गए हो, आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो रिक्वायर्ड नहीं थी वहाँ पे, तो इस वजह से मार्क्स आपके कम आ सकते हैं। तो ये सब आप देख लेना। हम आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे 5 क्वेश्चन के बारे में बात करनी थी कि आप कैसे लिख सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।